ये तो हमें पता लग गया कि टाइटल की लेंथ, वेबसाइट का जो टाइटल है उसकी लेंथ इन कैरेक्टर्स बिटवीन 60 to 70 कैरेक्टर्स है। 70 से ज़्यादा कैरेक्टर्स अगर हम लिखेंगे तो लिखे जाएंगे, मगर गूगल सिर्फ फर्स्ट 70 कैरेक्टर्स को रीड करेगा गूगल का क्राउलर ऑप्टिमाइज करने के लिए। सिमिलरली जो टाइटल की लेंथ है अगर हम पिक्सल्स में कैलकुलेट करेंगे, जो स्क्रीन पर वो जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो 580 पिक्सल्स है। अब कैरेक्टर्स को कैलकुलेट करना आसान है, पिक्सल्स को कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल है। मतलब पिक्सल्स तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, मुश्किल क्या कर ही नहीं सकते, मैनुअल कैलकुलेशन नहीं उसकी हो सकती। इसलिए इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिससे हम पिक्सल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वो टूल्स कौन से हैं अभी देखते हैं। लेकिन अभी हमें एक बात पता लगी कि टाइटल की लेंथ, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 70 कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ पिक्सल्स 580 पिक्सल्स। ठीक है, अब ये कौन सा टूल है ज़रा ये देखिएगा। ये मैंने यहाँ पर एक लिंक लिखा हुआ है, ये स्लाइड मैंने आप लोगों से भी शेयर की हुई है। हाँ, ये एक लिंक लिखा हुआ है, जब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो कोई एक वेबसाइट खुलेगी। देखते हैं कौन सी वेबसाइट खुलती है। और वो जो लिंक लिखा हुआ है, मैंने लिखा कैसे हुआ है इसे भी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। शॉर्ट करके लिखा हुआ है कि वो देखिएगा, वो जो लिंक खुला है वो कितना लंबा चौड़ा है। अब ये लोड हो रहा है। ये मैं अपना नेट यूज करता हूँ। ऑन किया मैंने, ओके। देखिए कितना लंबा यूआरएल है, लंबा यूआरएल है ना। ये यूआरएल है ना, सबको पता है ना। एसईओ का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि भाई आपका जो यूआरएल है वो भी एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए। देखें कैसे लिखा हुआ है, टूल्स, टूल टेस्ट, गूगल टाइटल, मेटा, डिस्क्रिप्शन, लेंथ। वही मैसेज है ना जो मैं काम करने आया हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो यूआरएल है उसमें भी आपका कीवर्ड नजर आना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हो इसमें स्पेस नहीं है, बल्कि इसमें डैशेस का इस्तेमाल हुआ है। बहरहाल ये अभी हम बाद में देखते हैं कि मैंने इस यूआरएल को शॉर्ट कैसे किया हुआ है और क्यों किया हुआ है। मैंने उधर शॉर्ट करके रखा क्यों था और कैसे रखा हुआ है ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस टूल का इस्तेमाल करेंगे टाइटल के लिए। अब वो मुझे क्या कह रहा है आगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मैं एक वेबसाइट पर गया हूँ जिसका नाम है टू द वेब। हाँ, इस वेबसाइट से जाकर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। क्या एनालिसिस कर रहा हूँ इस वेबसाइट पे आके कि भाई मेरी वेबसाइट का टाइटल कैसा होना चाहिए। ये वेबसाइट सिर्फ टाइटल को ही एनालाइज नहीं करेगी, बल्कि ये मुझे हेल्प करेगी मेटा को एनालाइज करने में। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं दो टास्क इस वक्त करवाने लगा हूँ, टाइटल और मेटा। और ये क्या है, ये हमारी ऑन साइट एसईओ है। मुख्तसरन ऑन साइट एसईओ का क्या मतलब है, ऐसी एसईओ जो हम वेबसाइट के ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं उसको हम ऑन साइट एसईओ कहते हैं। अब वो ये कह रहा है भाई किसका टाइटल लिखना है। हाँ, अब एक तरीका क्या है कि मैं यहाँ से किसी भी अपने कंपटीटर की वेबसाइट का भी टाइटल चेक कर सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ भाई इसका मुझे टाइटल चाहिए, आपकी वेबसाइट लाइव हो गई। अब आपने एक काम करना है कि इधर से आकर, जब हमने अपनी वेबसाइट को लाइव कर लिया तो यहाँ से आकर हमने अपने टाइटल को चेक करना है कि क्या हमारा टाइटल एसईओ फ्रेंडली है कि नहीं है। यहाँ से हम आकर चेक क्या कर रहे हैं, उसके पिक्सल्स, क्योंकि कैरेक्टर तो हम वैसे ही काउंट कर लेंगे। यहाँ आकर हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उसके पिक्सल चेक कर रहे हैं। अब जरा इसको चेक कीजिए, कुछ आ गया मेरा ख्याल है नीचे, नहीं अभी नहीं हुआ। आ गया, उसे टेस्ट कर दिया। अभी देखते हैं यहाँ रिजल्ट नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर तो यूआरएल नजर आ रहा है ना आपका, कहता है भाई ये डेस्कटॉप पर ऐसे नजर आएगा, पूरा नजर आ रहा है ना। कहता है आपके मोबाइल पर ऐसे नजर आएगा। दो विंडोज दे रहे हैं ना आपको, एक ये वाली और एक ये वाली। तो कहता है डेस्कटॉप पर इसका ये व्यू होगा, मोबाइल पर इसका ये व्यू होगा। आप नीचे आओ, क्या कह रहे हैं आप देखिए जरा, टेस्ट कर रहे हैं। सबसे ऊपर उसने क्या टेस्ट किया, टाइटल आपका। वो कह रहा है भाई टाइटल की जो आपकी लेंथ है वो 432 पिक्सल्स है। कितनी होनी चाहिए थी, 580, जिसका मतलब विद इन लिमिट है। ग्रीन कलर में आ रहा है, टिक ग्रीन कलर में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो टेस्ट किया वो सक्सेसफुल है हमारा। सक्सेसफुल का मतलब है कि हम उस फैक्टर को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है ये ग्रीन कलर की बजाय रेड कलर में हो जाए,
या ऑरेंज कलर में हो जाए। रेड का तो मतलब है कि बहुत एक्सीड कर गए हम लेंथ से, और ऑरेंज का मतलब होगा कि भाई इसको और बेहतर करो और इसको ग्रीन में लेकर जाओ। मतलब जहाँ जहाँ हम टेस्टिंग करेंगे वहाँ ग्रीन कलर में हमें जो भी टेस्टिंग नज़र आएगी वो सबसे एक्यूरेट, सबसे अच्छी वाली होगी, यानी उसके रिजल्ट सबसे अच्छे होंगे। अच्छा, अब हमें पता लग गया भाई बेस्ट प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट इन पाकिस्तान, ये मेरा टाइटल है। इसी तरह अगर मेरी अपनी वेबसाइट है और अभी तक मैंने लाइव नहीं की हुई, जैसे आपने लाइव नहीं की ना अभी तक वेबसाइट अपनी, तो आप इधर आकर उससे टाइटल लिखवा लो, ठीक है। जैसे मैं कहूँ भाई मेरा टाइटल है बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, ठीक है, तो मैं यहाँ आकर लिखता हूँ बेस्ट, हालांकि ऊपर से साइड मैंने कोई और खोली है, हाँ, बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर लगा दिया मैंने टाइटल। मैंने कहा भाई ये मेरा कीवर्ड था प्राइमरी। आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है वो टाइटल के शुरू में आना चाहिए हमेशा। जिस कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो, जिसको आप चाहते हो कि रैंक करेगा ये, उस कीवर्ड को आपने सबसे शुरू में लेकर आना है, नंबर 1। नंबर 2, अब मेरे पास स्पेस अभी है ना, अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरा भी ला सकता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, अभी भी स्पेस है मेरे पास, अभी मेरे पास स्पेस है, ऐसे ही है ना। वेब, अब देखते हैं पूरा आता है कि नहीं आता, नहीं आ रहा ना, चलिए अब हम यूं कर देते हैं, फिर इसको, ये भी नहीं किया इसने, इसको छोड़ देते हैं, लीव इट, यहाँ तक इनफ। सही हो गया मेरा टाइटल। अब भैया आपने बेसिकली, मैंने प्रोफेशनल किचन की वेबसाइट खोली है क्योंकि मेरी वेबसाइट लाइव तो नहीं थी, तो मैं किसी लाइव वेबसाइट पर आकर टाइटल जनरेट करवाया, उसने मुझे कहा भाई ओके। उसने ये नहीं चेक कर रहा कि ये टाइटल आपकी वेबसाइट से मुनासबत रखता है कि नहीं रखता, ये चेकर नहीं है, ये कौन सा चेकर है, ये सिर्फ लेंथ चेकर है। सो मैंने इससे लेंथ बनाई है अपनी, और मैं ये कहता हूँ भाई इट्स फाइन, मुझे यही चाहिए था, मैंने इसे किया कॉपी, और यहाँ से मैं आया अपनी वेबसाइट पे। मेरी वेबसाइट तो लोकल है ना अभी फिलहाल, मेरे कंप्यूटर पर सेव हुई हुई है तो मैं इधर आता हूँ, जिस जगह पर मेरे पास वेबसाइट है मैं उस जगह पे आता हूँ। सपोज करते हैं जी ये मेरी वेबसाइट है फॉर एग्जांपल, जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये वेबसाइट है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और ये लिखा हुआ है एडिट विद नोटपैड प्लस, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आगे टाइटल कहाँ पर है जी मेरा, ये यही था ना मेरा टाइटल, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरी कंप्यूटर कॉलेज की वेबसाइट है जिसका मैं टाइटल बना रहा था, और वो यहाँ ला के पेस्ट कर दिया, ये भी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा, हाँ ठीक है फाइन, पूरा हो गया, यही टाइटल था ना हमारा। चलो समझ में आ गया कैसे टाइटल बनाना है। या आप जिन जिन लोगों ने अपनी वेबसाइट्स कंप्लीट की हैं, उन्होंने अपने टाइटल को पहले तो उन्होंने अपना मेन कीवर्ड यूज़ किया होगा ना, और कीवर्ड को कैसे उन्होंने एडजस्ट करना है टाइटल के अंदर। मैंने कहा था कि 70 कैरेक्टर से ऊपर नहीं होंगे और 580 पिक्सल से भी ज़्यादा नहीं होंगे। चलिए अब नीचे आए, अब दूसरी क्या चीज़ है हमारे पास, मेटा। मैंने कहा था ना मेटा हम एसईओ में जाकर चेक करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, टाइटल के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं क्यों इन्हें इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ देखिएगा, मैं आपको बताऊँ मैं इन्हें इंपॉर्टेंट क्यों कहता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, देखते हैं मैंने इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ। ये एक वेबसाइट आई है सबसे टॉप पर, पहले नंबर पर एक वेबसाइट आ गई है। इस वेबसाइट के सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यूआरएल, वेबसाइट सबसे ऊपर तो लिखा है dckitchen.org, ये इसकी मेन डोमेन है, ये इसकी प्राइमरी डोमेन है। और दूसरे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है यूआरएल, तीसरे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है टाइटल, चौथे नंबर पर लिखा हुआ आ रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है ये वेब पेज में से नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। ये मेटा डिस्क्रिप्शन भी हेड में से ही निकली हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने, और राइट साइड पर एक तस्वीर भी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं इस वक्त, ये सारी की सारी चीज़ें इस वक्त हमें जितनी भी चीज़ें यहाँ पे नज़र आने लगी हुई हैं स्क्रीन के ऊपर, ये सब चीज़ें हेड में से निकली है। मोस्टली सिर्फ एक कंटेंट है जो बॉडी में से आया है, कौन सा, इस पूरी, मैंने अभी आपको कहा भाई यूआरएल है, डोमेन नेम है, टाइटल है, मेटा डिस्क्रिप्शन है और एक तस्वीर है। आप बताएं इसमें से कौन सा ऐसा कंटेंट है जो बॉडी का है। हाँ जी, कौन सा कंटेंट है जो बॉडी का है?
मेहनत में पानी तो ना फेरो यार, है मेरा गला ख़राब है, मैं दहाड़ रहा हूँ और आप इस तरह तो गलत बात है यार। जी कौन सी चीज़ है, कोई मुझे बता सकता है कौन सा ऐसा पार्ट है? अभी मैंने बोला भी है, जो पार्ट हेड का था मैंने बोल दिया आपको, बता भी दिया है। हाँ जी, तस्वीर जो है ना, इमेज जो आया हुआ है वो तो हेड में नहीं लगता ना, ये इमेज का टैग है, IMG का टैग है। IMG के टैग की SEO पढ़ी थी ना आपने सारी की सारी, हाँ ये इमेज का टैग है। और मुझे अभी याद आया कि वेब C को मुझे बताना है आपको, ठीक है, वेब P को, सॉरी, कि कैसे कन्वर्ट करते हैं वेब P में, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो वेबसाइट रैंक करके ऊपर आई है कीवर्ड के अगेंस्ट, उसका 80% कंटेंट तो हेड में से निकला है। और हेड में से जो कंटेंट निकला है वो कौन सा? एक हेड है और एक मेटा है। एक हेड है और एक मेटा डिस्क्रिप्शन है, सॉरी एक टाइटल है और एक मेटा डिस्क्रिप्शन है। टाइटल आपने पढ़ा है, मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको अब पढ़ाने लगा हूँ। हाँ जरा इधर आ जाते हैं और देखते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखा हुआ है। लाइन नंबर 9, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, यानी ये टैग अब हमने याद रखना है, मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन। बेशक घर जाके वीडियो के इस पार्ट को खोलना और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या है, ये वजह जो वेबसाइट में बार बार खोलता हूँ, जो आपको वेबसाइट दी होगी उसमें भी लिखा होगा, जो प्रोफेशनल किचन की मैं वेबसाइट खोलता हूँ उसमें भी लिखा होगा। प्रोफेशनल किचन की वेबसाइट वैसी रहे कि आप प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखोगे पहले ही नंबर पर आ जाएगी। सो मेटा नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इक्वल्स टू, ये है वो कंटेंट, ये मेटा कंटेंट है जिसको हम रैंक करवा रहे हैं, ये वो मेटा कंटेंट है, ठीक है। अब ये कंटेंट की लेंथ कितनी होगी, अब हम ये दूसरे मसले में चले गए, है ना। पहले तो हमने टाइटल को क्लियर कर लिया कि 70 कैरेक्टर्स एंड 580 पिक्सल्स। अब हम ये कह रहे हैं कि मेटा की लेंथ कितनी होगी, तो हम ये कह रहे हैं 170 कैरेक्टर्स और 920 पिक्सल्स। 170 कैरेक्टर्स, बढ़ गई ना जगह, स्पेस बढ़ गई हमारे लिए, पिक्सल्स में भी स्पेस बढ़ गई, कैरेक्टर्स में भी स्पेस बढ़ गई, दोनों में स्पेस बढ़ गई, पिक्सल्स में भी स्पेस बढ़ गई और कैरेक्टर्स में भी स्पेस बढ़ गई। सो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अब हम थोड़ा ज़्यादा लिख सकते हैं। अब ज़रा डिफरेंस समझना है लिखने में कि टाइटल को हम कैसे लिखते हैं और डिस्क्रिप्शन को हम कैसे लिखते हैं। आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है ना डिस्क्रिप्शन, तो इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी डिटेल है, तो इसको कॉन्टेक्चुअल फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ऐसे लिखेंगे जैसे हम किसी को कोई मैसेज दे रहे हैं। जैसा कि हमने टाइटल लिखा तो ऐसे नहीं लिखा, टाइटल को हमने ऐसे लिखा जैसे हम कुछ हेडिंग लिख रहे हैं, ऐसे ही है ना, क्योंकि तो स्पेस कम थी इसलिए हमने उसको हेडिंग की शक्ल दे दी। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है इसको हम मैसेज की शक्ल देंगे, जैसे हम कोई मैसेज किसी चीज़ को समराइज कर रहे होते हैं, किसी चीज़ की समरी लिख रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्या लिखा हुआ जी हमने यहाँ पर, दस्तगीर इंजीनियरिंग सप्लाईज प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अच्छा, उसके बाद वी ऑफर इंडस्ट्रियल, आप समझ में आ गई बात की, आ जाते हैं इधर वापस। अब हमने क्या लिखना है इसका, अब डिस्क्रिप्शन लिखना चाह रहे हैं। अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे लिखेंगे, नीचे आते हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, दस्तगीर इंजीनियरिंग। चलो इसको हम पकड़ लेते हैं यहाँ से और इसको रिमूव कर देते हैं। हम लिखते हैं पीक सॉल्यूशंस बेस्ट, यही था मेरा कीवर्ड। ये मैंने क्या किया, अपना कीवर्ड यूज कर दिया छोटी सी लेंथ में। अभी मेरे को बहुत स्पेस पड़ी हुई है। आगे क्या लिखा मैंने, ऑफर डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग आगे क्या है जी, वेब डेवलपमेंट। अभी मेरे पास स्पेस है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो शॉर्ट मेरे पास कंटेंट है ना ज़्यादा, मैं वो लिख पाऊँ। ग्राफिक्स लिख लेते हैं एंड MS ऑफिस की बजाय ना हम लिख लेते हैं लैंग्वेज कोर्सेस। अभी भी मेरे पास स्पेस है, मैं चाहूँ तो और भी लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ इनफ यार, बस काफ़ी हो गया, क्योंकि मैंने कवर कर लिया इनकी सारी चीज़ें, मेजर चीज़ें कवर कर ली। और इस वक्त
टाइटल के अंदर मैंने प्राइमरी कीवर्ड यूज़ किया, मेटा के अंदर भी मैंने प्राइमरी कीवर्ड यूज़ किया। बहुत कम लोग हैं जो मेटा को यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब वो अगर आप मेटा को यूज़ करोगे तो आप टॉप पर चले जाओगे। मैंने कहा ना, नंबर ऑफ फैक्टर्स का ही फ़र्क होता है ना, वो जो कम फैक्टर्स यूज़ कर रहा होता है वो नीचे रहता है, जो ज़्यादा फैक्टर्स यूज़ कर रहा होता है वो रैंक कर जाता है। चलो अब हम ये कह रहे हैं भाई ये मेरा था, मैंने इसको भी कॉपी किया। ये ऑनलाइन टूल का बस इतना ही काम है, इसको मैं बंद कर दूंगा, यहाँ मैंने कुछ सेव नहीं करना, ये तो सिर्फ जनरेट करवा रहा था और चेक कर रहा था साथ साथ। अब मैं वापस आ जाता हूँ और ये टेक्स्ट था जी हमारा, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बेशक सारे को। इसका मतलब क्या हुआ, हमने टाइटल की ऑप्टिमाइजेशन और मेटा की ऑप्टिमाइजेशन, ये दो चीजें कर ली। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात? अच्छा अब ये कंटेंट, ये टॉपिक ये समझ लेंगे ये क्या हुआ इसका। बिटली एक वेबसाइट है जिसका नाम है बिटली, और बिटली जो है ये एक यूआरएल शॉर्टनर है। बिटली की एक वेबसाइट है और ये क्या है, ये एक यूआरएल शॉर्टनर है। यूआरएल शॉर्टनर का क्या मतलब है, ऐसी वेबसाइट जो यूआरएल को छोटा करती है। यानी बिटली की वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट है जो यूआरएल्स को छोटा करती है, यानी यूआरएल को शॉर्ट कर देती है। ठीक है, एसईओ पसंद करती है कि आपके यूआरएल्स ज़्यादा लंबे ना हो। जब हम बार बार अपने लिंक्स लोगों से शेयर करते हैं तो ये भी अच्छी बात होती है कि हम लोगों से एक्चुअल लिंक्स शेयर ना करें। जो हैकर्स होते हैं, जो हैकिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं, बेसिकली उन्हें आपके एक्चुअल लिंक की ज़रूरत होती है और उधर से ही वो हैकिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी जगह पर ये यूआरएल दिया होगा तो हैकर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपका यूआरएल कौन सा है, क्योंकि ये आपका यूआरएल नहीं है। इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये यूआरएल एलियस है। एलियस का क्या मतलब होता है, जैसे आपका निकनेम होता है ना, इसी तरह एलियस यूआरएल के निकनेम को कहते हैं। आप अपनी आसानी के लिए समझ लें। हाँ, एलियस, मेरा नाम है ना अली, है ना, उसके आगे क्या लगाएंगे? नहीं, उसके आगे भाई क्या लगाएंगे याद रखने के लिए? एलियस। एलियस किसको बोलते हैं? निक नेम को बोलते हैं। यानी कि यूआरएल का जो निक नेम है वो क्या है? एलियस। ये टेक्निकल टर्म है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इसको याद रखना। ठीक है, ये यूआरएल का, मेरा नाम लिखो, नहीं आप लिखो, मेरा नाम के क्या स्पेलिंग है, आगे क्या लगाओगे? एस, एलियस हो गया। ठीक है, वैसे तो लिखा जाएगा ना अली एज, हाँ, लेकिन आप इसको पढ़ोगे एलियस। ठीक है, मैं जानबूझ के पहले नहीं लिखता हूँ, पता है आपको क्यों नहीं लिखता हूँ? आप ये जरा, आप थोड़ा सा खुद से इंटेलेक्चुअल हो ना। ठीक है, ये बन क्या जाएगा? एलियस। एलियस का मतलब क्या होता है? इसको हम बोलते हैं लाइक अ निक नेम। ठीक है, ये निक नेम के तौर पर है। तो अब बेसिकली ये निक नेम बन गया ना आपके लंबे चौड़े नाम का। असल में तो वेबसाइट का यूआरएल बहुत बड़ा था तो उसने उसको शॉर्ट कर दिया। ठीक है, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं यूआरएल शॉर्टनर्स। ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कंसीडर होती हैं एज ए यूआरएल शॉर्टनर्स, कि भाई आप यूआरएल को शॉर्ट कर सकते हो। इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आजकल जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है वो है बिटली। ठीक है, अभी मैं आपको इससे इस्तेमाल करके बताता हूँ, यूज़ करके बताता हूँ। जी, मैंने क्या बताया है? बिटली, मैंने बिटली लिखा, BIT और LY लिखा जी। अब वो कह रहा है भाई किस यूआरएल को छोटा करोगे? एक काम करें, जरा इस पेज को छोटा करें, इधर से कोई पेज ओपन कर लेते हैं, ये वाला पेज ओपन करते हैं। चलो, इनके पेज को मैंने कॉपी किया, राइट क्लिक करके, ये यूआरएल आ रहा है ना, देखिए ना। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कोई बंदा पेज के ऊपर आए और हैकिंग कोई एक्टिविटी हो जाए, तो मैं इस नाम को अब हिडन करने लगा, यानी शॉर्ट करने लगा। इधर है, अगर ये आपसे ये कहे, फॉर एग्जाम्पल ये आपसे ये कहता है कि भाई लॉगिन हो जाओ, साइन अप कर लो, साइन अप कर लेना है आपने। ठीक है, फिर साइन अप करने के बाद ये आपको प्रोवाइड करेगा। जी, क्या लिखा हुआ आ रहा है? ये लिंक्स, ये क्या है? जो मैंने यूज किए हुए लिंक्स हैं ये सारे वो आ रहे हैं। अच्छा, इसको डिलीट कर दें जरा।
ये वो मुझे दिखा रहा है जो मैंने पहले से बनाए हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है आप कहीं कि नहीं आ रहा? ये सारे पुराने शो कर रहे हैं ना मुझे भी, इनको भी ज़रा रिमूव कर दें। ये इसने अभी इतना सेंसिटिव तरीका बताया, पहले ये डायरेक्ट बनाता होता था क्योंकि इसके ऊपर ट्रैफिक अब बहुत सारी आ गई है ना। अब वो ये कहता है कि भैया इन लोगों से साइन अप भी करवाता है। जैसे ही मैंने रिमूव किया देखें ऑप्शन आ गया दोबारा से, क्योंकि वो मैंने काफ़ी सारे यूज़ किए हुए थे ना तो मुझे चॉइस नहीं था दे रहा। तो ये क्या लिखा हुआ है क्रिएट शॉर्ट लिंक। मैंने कहा ना ये आपसे साइन अप भी करवाएगा। आ गए यहाँ पर, यहाँ आकर मैंने इसको पेस्ट किया और ये क्या है जी, आ गया। ये नीचे वाला लिखा हुआ जो आ रहा है इसे मैंने कॉपी किया। फिलहाल मैं इसको नोटपैड में पेस्ट करता हूँ पहले, फिर यूआरएल पे पेस्ट करूँगा। ये यूआरएल बन गया हमारा। अब इसका एक सबसे बड़ा फायदा एसईओ के हवाले से हमें क्या फायदा है? एसईओ के हवाले से हमें सबसे बड़ा इसका फायदा ये है किसी को हमारे एक्चुअल यूआरएल का नहीं पता, और अगर कोई हैकर इस यूआरएल से एक्टिविटी करेगा तो एक्चुअल यूआरएल नहीं होगा, आगे जाकर यूआरएल बदल जाएगा। ठीक है। और दूसरा फायदा क्या है कि वो जो लंबे लंबे यूआरएल्स हैं वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे यूआरएल बन जाते हैं। अब जरा इसी यूआरएल को मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। ये देखें अभी तक जो पेस्ट किया वही यूआरएल हुआ है। अभी मैंने इसको एंटर किया, चेंज हो गया यूआरएल, ऊपर से वही वाला यूआरएल आ गया जो पेज का था। समझ में आ गया? यूआरएल शॉर्टनर का यूज़ भी सबको पता लग गया कि कैसे यूज़ करना है। इसको आप पेज के ऊपर भी कर सकते हो। अपने फेसबुक पेज के ऊपर अगर आप अपनी वेबसाइट को शेयर करने लगे हुए हैं तो बजाय इसके कि उसका एक्चुअल यूआरएल शेयर करो, आप उसके यूआरएल शॉर्टनर्स बनाएं। ठीक है, चलें जी अब चलते हैं आगे। ये एक टॉपिक हमारा हुआ और एक था वो वेब पी कन्वर्टर वाला मसला था, वो जरा हल कर लें। मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा इस वक्त जो स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेट है, यानी जिसको हम कह सकते हैं ना वही नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट, वो कौन सा है? नेक्स्ट जनरेशन इमेज फॉर्मेट जो हमारे पास है डैट इज वेब पी। यानी इस वक्त गूगल जो है वो सबसे ज़्यादा कंसीडर कर रहा है वेब पी इमेजेस को। और वेब पी इमेजेस के साइजेस इतने छोटे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई पीएनजी या जेपीजी 800 किलोबाइट्स की है तो जब मैं उसे वेब पी में करूँगा तो हो सकता है वो उसको 80 किलोबाइट्स या 90 किलोबाइट्स की कर दे। मतलब इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास कोई वेबसाइट एसईओ के लिए आती है, उसके अंदर कोई 70-80 इमेजेस हैं या 50 इमेजेस हैं और हर इमेज का साइज़ 700-800 है, तो अगर मैं उस वेबसाइट को ज़रा फास्ट करना चाहूँगा तो मैं सबसे पहले क्या करूँ भाई? उसके इमेज फॉर्मेट चेंज कर दूँ, क्योंकि अगर मैं फास्ट करना चाहूँगा तो 800 को मल्टीप्लाई करते हैं उसकी नंबर ऑफ़ फाइल से और फिर 100 को मल्टीप्लाई करते हैं उसके नंबर ऑफ फाइल से, तो आप कितना ज़्यादा रिड्यूस कर लोगे उस फाइल के साइज़ को। ठीक है। अब वेब पी जो है वो कोई एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता, ये ज़हन में रखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ फोटोशॉप, कोरलड्रा, ये वाले प्रोग्राम्स वेब पी के फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करते। जैसे मैं कहूँ ना सेव एज पीएनजी, सेव एज जेपीजी, सेव एज जिफ, तो सेव एज वेब पी नो। फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर, कोरलड्रा, कोई भी एप्लीकेशन इस फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें ऑनलाइन कन्वर्जन करनी है। बिल्कुल अभी जैसे मैंने एक ऑनलाइन टूल यूज़ किया और ये जो फॉर्मेट है ये स्पेसिफिक सपोर्टेड फॉर्मेट है फॉर ब्राउज़र्स। देखें आपकी वेबसाइट ने कहाँ खुलना है? हमेशा फोटोशॉप में तो नहीं खुलना कभी, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी जैसे इमेज ऐड करते हैं उस तरह भी नहीं खुलना। आपकी वेबसाइट ने तो हमेशा किसी ब्राउज़र में खुलना है। यहाँ क्रोम में खुलेगी, यहाँ एज में खुलेगी, यहाँ सफारी में खुलेगी, यहाँ फायरफॉक्स में खुलेगी, मतलब जब भी खुलेगी ब्राउज़र खुलेगी। इसका मतलब है कि ये जो वेब पी का फॉर्मेट है ये ब्राउज़र सपोर्टेड फॉर्मेट है, यानी ये सपोर्ट करता है हर तरह के ब्राउज़र को। जिस ब्राउज़र पे मर्जी ले जाएं वेब पी उस पर खुल जाएगी।
लेकिन वेब पी सपोर्ट नहीं करेगी दूसरे फॉर्मेट्स को, ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट के लिए। इसलिए हमें क्या करना है, जब हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको वेब पी करेंगे। अब जरा देखते हैं कि वेब पी बनाना कैसे है। जैसे आप सब लोगों के पास एक वेबसाइट है ना, अब आप सब सोच रहे होंगे कि भाई अब वेब पी बनाते हैं इमेजेस को। हाँ, अगर तो मैंने आपको वेबसाइट भेजी हुई है वो सोफा क्लीनिंग वाली, अगर तो वो भेजी हुई है, उस पर इमेजेस सारी वेब पी है मेरे, मैं क्या उस पर वेब पी होंगे, उस पर एसईओ भी हुई है ना, देता है ना। इसका मतलब है कि वो सारे ही ऑलरेडी वेब पी हैं, लेकिन आपको उन इमेजेस से तो प्ले नहीं ना करना, आपको तो अपने इमेजेस बनाने हैं, उन्हें तो रिमूव करते जाना है आपने एक एक करके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अपने इमेजेस को भी वेब पी बनाना है, तो आपको कोडिंग में कोई टेंशन नहीं होगी, फिर कोडिंग बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसे मेरी कोडिंग चल रही है, आप सिर्फ इमेजेस ही रिप्लेस करोगे। अब ये देखें जरा ऑनलाइन वेब पी कैसे होते हैं ऑनलाइन। अब देखें आपके पास जो वेबसाइट पर इमेजेस आएंगे वो दो फॉर्मेट्स के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या तो जेपीजी होंगे या पीएनजी होंगे। मतलब यहाँ कुछ वेबसाइट्स होंगी जिनमें फाइलें पीएनजी बनी होंगी, कुछ वेबसाइट्स होंगी जिनमें फाइलें जेपीजी बनी होंगी। तो आप क्या करोगे, ऑनलाइन अगर पीएनजी है तो हम क्या लिखेंगे, ऑनलाइन पीएनजी टू वेब पी कन्वर्टर। और अगर हमारी फाइलें जेपीजी होंगी तो क्या लिखेंगे, सिंपल ऑनलाइन जेपीजी टू वेब पी कन्वर्टर। तो मैं इसकी एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, आ गया पीएनजी टू वेब पी। अगर मैंने जेपीजी लिखा होता तो जेपीजी टू वेब पी आता। इस पे क्लिक करें जी, आ गया। वैसे मुझे जो ज़्यादा अच्छा यूआरएल अच्छा लगता है ना, मैं वो बताता हूँ आपको, जो ज़्यादा फ्रेंडली है वो ये वाला है, पिक्सेलिट के नाम से है ना एक, ये वाली जो वेबसाइट है ये ज़्यादा फ्रेंडली है, मैं इसको यूज़ करता हूँ। बाकी भी वैसी होंगी लेकिन ये ज़्यादा इजी है जी। क्या कह रहा है, पीएनजी को मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, चूज फाइल, जिस इमेज को आपको बनाना है वेब पी। जैसे मिसाल के तौर पर ये एक वेब फाइल है, ये कैनवा से वैसे बनी हुई है, देखते हैं इसको वो कितना रिड्यूस करता है। मैंने फाइल चूज़ की है, पहले सबको पता लगे ना, कोई मुश्किल काम तो नहीं किया, फाइल अपलोड की ऑनलाइन, इंटरनेट चलना चाहिए, स्टार्ट कन्वर्जन, देखें जरा क्या होता है। जी आ गया मैसेज, डाउनलोड वेब पी, इस पर क्लिक करें। वो देखें ऊपर डाउनलोड हो गई है, साइज देखें 69 किलोबाइट्स। हाँ था कितना, 800 किलोबाइट्स, कितना ज़्यादा रिड्यूस कर दिया उसने। ठीक है, सो आपने यही काम करना है। और अगर मैं देखूंगा ना तो उसके ग्राफिक्स में बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं होगा। देखें खोला भी किसने में उसने जाकर, मैं आपको दिखाया किसने उसने जाकर, ब्राउज़र में। आमतौर पर क्या होता है, आप जब किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो कहाँ खुलता है, फोटो व्यूअर में खुलता है ना बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन ये वाला इमेज बाय डिफ़ॉल्ट किसमें खुला, खुद से ब्राउज़र में, क्योंकि ये इमेज ब्राउज़र फ्रेंडली इमेज है। सो हमें एक बहुत बड़ा फैक्टर पता लगा इमेज ऑप्टिमाइजेशन का। खत्म हो गया मसला। अब अगली चीज़ क्या थी हमारे पास, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। मैं कहा दूसरी चीज़ क्या थी ऑन साइट में, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज ऑप्टिमाइजेशन को लेकर तो हम बहुत कुछ सीख चुके हैं, पहले से सीख चुके हैं ना। एनीवेज एक दफ़ा फिर से हम ज़रा देखते हैं। इधर मैं कहता हूँ ये फाइल है, इसको मैं डबल क्लिक करके खोलता हूँ पहले, और अब ज़रा देखो। अब अगर मैं ये कहूँ कि भाई हमें इसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन करनी है, हाँ, तो ज़रा याद करें मैंने क्या क्या बताया था। मैंने कहा था, सबसे पहले कहा था कि आपके जो इमेजेस के नाम हैं वो कीवर्ड फ्रेंडली होने चाहिए, नंबर 1। एक काम करते हैं, इमेजेस में है, जैसे मिसाल के तौर पर ये लिखा है सिंगल इमेज 1, ठीक है ना। अब ये वाला नाम क्या एसईओ फ्रेंडली है, सिंगल इमेज 1 क्या एसईओ फ्रेंडली नाम है, नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले आकर
इसका नाम देखूंगा कि मैं कौन कौन से कीवर्ड्स को लेकर चल रहा हूँ, और ये वाली जो तस्वीर है ये किस कीवर्ड से रेलिवेंट है, या मैं फोर्सफुली किसी एक कीवर्ड को भी लगाऊं कि सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। अब ये तस्वीर किस चीज़ की है, सोफा की है ना, तो मैं सपोज मेरा कीवर्ड है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं इसी का नाम रख लूंगा। मैं यूँ कह सकता हूँ कि सोफा क्लीनिंग सर्विसेज पिक वन। अगर मुझे बहुत सारे यूज़ करने होंगे तो अलबत्ता अगर मुझे एक दफ़ा एक को यूज़ करना होगा फिर तो मैं सिर्फ सोफा क्लीनिंग सर्विसेज ही यूज़ करूँगा। उसके बाद नाम लिखने का जो तरीका है, क्या वो एसईओ फ्रेंडली है, वो एसईओ फ्रेंडली पहले भी है क्योंकि बीच में हमने क्या यूज़ किया, हमें डैशेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाम लिखने का तरीका तो एसईओ फ्रेंडली है। तो अब हमने दो चीज़ें देख ली। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं एक और चीज़, इसके टैग को जाकर अब चेक करते हैं। मतलब दो चीज़ें तो ये हो गई ना। अब पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो आपको करना है कि आपने इसको वेब पी करना है, ऐसे ही है। ज़रा चेक करें इसका फॉर्मेट क्या है, जेपीजी है ना ये। तो अब आप क्या करोगे, जेपीजी टू वेब पी कन्वर्टर फाइंड करोगे और इसको कन्वर्ट कर लोगे, एक नया इमेज आ जाएगा। उसका नाम एसईओ फ्रेंडली रख के उसके बाद हम जाएंगे कोडिंग में। कंट्रोल सी किया मैंने जी, कोडिंग में आया, जरा इसको ढूंढ लेते हैं ये कहाँ है। मैंने इसको फाइंड किया, कहाँ है ये, कोई फाइल है कि कोई और फाइल है, ये मुझे लग रहा है कि कुछ और खोला हुआ हमने। पब्लिक HTML कॉपी, वही है मेरा ख्याल है। नहीं, मैं चाह रहा हूँ इमेज है ना, हम इस इमेज को कॉपी कर, लोगों को नहीं कर रहे, मैं तो इसी इमेज को कॉपी करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये नहीं मिला ना बीच में से, इसका मतलब ये है कि ये है ही नहीं। चलो इसको रिमूव कर दो, ये इसका नाम चेंज किया हुआ शायद। हाँ, अब जरा F2 करें, रोल सी, अब इधर आए, समझ आई बात की। एक्चुअली वो मैंने शायद पढ़ाते हुए पहले ही किया हुआ है, पिछली क्लास में किसी में किया होगा कि मैंने नाम रखना सिखाया होगा तो ओरिजिनल पीछे वाली फाइल को डिलीट नहीं किया होगा। सो मैंने उसे डिलीट कर दिया। अब अगर जब मैं इसकी इमेज ऑप्टिमाइजेशन टैग में चेक करना चाह रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई ठीक है, आर्ट एट्रीब्यूट देखें सही लगा हुआ है। आर्ट एट्रीब्यूट की लेंथ मैंने क्या बताई थी आपको, 140 कैरेक्टर्स, और मैंने कहा था कि भाई इधर भी आपका कीवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ लिखा हुआ सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, इसको चाहें तो स्पेस दे के लिख लें, चाहे तो ऐसे भी लिख लें तो अच्छी बात है। हर वर्ड के बाद डैश भी लगाया हुआ है मैंने, और जैसे मेरा दूसरा स्टार्ट हुआ है तो मैंने स्पेस दे के लिखना शुरू किया। अच्छा, उसके बाद आगे जाओ, टाइटल यूज किया हुआ है भाई, हो गई ना इमेज ऑप्टिमाइजेशन पूरी, कोई बहुत लंबी चौड़ी तो नहीं है ना। मतलब आपने इमेज कंप्रेस किया, इमेज का नाम एसईओ फ्रेंडली रखा, इमेज का आर्ट एट्रीब्यूट सेट किया, इमेज का टाइटल सेट किया, तो हो गई इमेज ऑप्टिमाइजेशन पूरी। यही बताई थी ना मैंने सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन। चलो, इसका मतलब क्या हुआ कि अब इस वेबसाइट के अंदर हमने दो तीन चीज़ें चेक कर ली, टाइटल को भी देख लिया। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ हमें क्या देखनी है, ये H1 और अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर देखना है। मैंने कहा था ना कि आपकी वेबसाइट की हेडिंग्स का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए जो H1 से आगे की तरफ को जा रहा हो, यानी पहली हेडिंग हो तो H1 हो, दूसरी हेडिंग हो तो H2 हो, ताकि वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में जाए और गूगल उसे रिकग्नाइज कर ले कि आप किस तरह का मैसेज दे रहे हैं, उसको आपका स्ट्रक्चर समझने में समझ आए। और उसके बाद सबसे पहले लिखा हुआ है सोफा कारपेट वॉशिंग सर्विसेज इन लाहौर, फॉर एग्जांपल ये उसका मेन कीवर्ड है, मैंने अभी हटाया, पहले यही लिखा हुआ था, ठीक है। तो ये उसका मेन कीवर्ड है, तो उसने क्या किया, हेडिंग स्टाइल में इसको यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भी अपने हेडिंग स्टाइल में अपने मेन कीवर्ड को यूज करना है। और अगर आपका कोई सेकेंडरी कीवर्ड होगा तो जब आप सेकंड हेडिंग यूज करोगे, सब हेडिंग यूज करोगे, तो आप कोशिश करना कि अपने सेकेंडरी कीवर्ड को यूज करें टॉपिक वाइज। जैसे अभी हमने कहा ना कि पहला था कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो दूसरा क्या था हमारा, डिजिटल मार्केटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगला कंटेंट मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए लिखूंगा और फिर उसकी हेडिंग भी मैं दूंगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर, कवर हो गया बीच में, और उसका कंटेंट भी उसी तरह का ही लिखूंगा, तो हेडिंग में उसको भी यूज कर लूंगा। उसके बाद आगे क्या है हमारे पास, आगे हमारे पास ये एक पैराग्राफ है जी। इस पैराग्राफ के अंदर भी आप देख रहे हो हमने कीवर्ड को नुमाया किया हुआ है। अब यहां पर हमने क्या यूज किया हुआ है,
यहाँ पर हम लोगों ने बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को यूज किया हुआ है। इस जगह पर हमने क्या यूज किया हुआ है, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को यूज किया हुआ है। सो हमें क्या करना है, अपने पैराग्राफ के अंदर बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को लेकर आना है। ये भी हमने पहले देख लिया हुआ है ना, ये सब कुछ मैंने आपको पहले बता दिया, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ एक दफा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक और ऑन साइड फैक्टर आ गया, एक और ऑन साइड फैक्टर आ गया। तीसरे नंबर पर अगर आप देखो तो मैंने इसको लिंक भी बना लिया, लिंक बनाया हुआ है ना मैंने इसको, और इसको मैं लेके कहाँ पे जा रहा हूँ, अपने यूट्यूब की लेटेस्ट वीडियो के ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपरलिंक भी आ गया, होगी ऑन साइट एसईओ सारी जो मैंने आपको बोल के बताई थी। क्लियर हो गया? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फिलहाल पहला टास्क क्या है, पहला टास्क ये है कि आपकी जो वेबसाइट का होम पेज है इसको आपने इस पर इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ों को जो मैंने अभी आपको सिखा दी है। मतलब कहाँ से बात शुरू की, टाइटल से, मेटा डिस्क्रिप्शन से, फेविकॉन से, इमेजेस से, हेडिंग स्टाइल से, कंटेंट के अंदर बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। और याद रखना है आपने कि कंटेंट में 3% से ज़्यादा कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादा बात यह है कि आपका ये जो होम का बटन है, जो आपका कीवर्ड हो वो 4-5 कैरेक्टर्स वाला ना, वर्ड्स वाला ना हो। मतलब अगर 3 कैरेक्टर्स तक का कीवर्ड है तो आप उसको भी होम को रिप्लेस कर दो, तो आपके यूआरएल में अगर आपका कीवर्ड आ जाए तो भी आपके रैंक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही बताया मैंने आपको। तो यहाँ तक तो हमने अपनी ऑन साइट एसईओ को कंप्लीट कर लिया आज, लेकिन अभी कुछ चीज़ें और भी आएंगी साथ साथ पैरेलल, जिनको भी हम डिस्कस करेंगे। आइए इधर पर एक और टॉपिक है हमारे पास, एंड दैट इज जी एक नई चीज़ मैं अब यूज़ करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज कैनोनिकल। अब एक नया टैग मैं बता रहा हूँ जो आपने खोल कर देखनी है। अगर कोई ऐसा, जैसे ये यहाँ से नहीं खुला, ठीक है, नहीं खुला ना मेरे पास, अगर आपके पास भी ये कैनोनिकल नहीं खुलेगा, आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है ताकि मैं आपको दूसरी लोकेशन से कैनोनिकल भेज दूंगा। सॉफ्टवेयर, जी, व्हाट इज कैनोनिकल? पहले तो ये समझ लेना कैनोनिकल है क्या चीज। इफ यू हैव द सेम और सिमिलर कंटेंट अवेलेबल अंडर डिफरेंट यूआरएल्स। कहता है भाई आप ही की वेबसाइट है और आप ही की वेबसाइट के मुख्तलिफ टैब्स हैं और उसी के ऊपर आप ही का जो कंटेंट है वो रिपीट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इस दफा कॉपी है, मगर कॉपी किसकी है, अपनी ही कॉपी है। यानी जो कुछ आपने होम पेज पे लिखा है वही आपने अबाउट अस पे लिख दिया, या वही आपने कोर्सेज के टैब पे लिख दिया। तो अब गूगल कह रहा है कि भाई अब तो 2 हो गए ना आपके, फिर आपके एक ही तरह के कंटेंट मेरे पास 2 हो गए, तो मुझे कैसे पता लगेगा कि इनमें से ओरिजिनल कौन से वाला है और कॉपी कौन से वाला है। समझ आई बात की? मतलब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वायलेशन नहीं हो रही कॉपी की, यहाँ पर कोई डुप्लीकेशन की वायलेशन भी की बात भी नहीं हो रही। यहाँ पर वो सिर्फ ये कह रहा है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आपने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है अपने होम पेज पर और उसी को डिटेल बताने के लिए वही वाला पैराग्राफ फिर आ गया कोर्सेज के अंदर। अब जब गूगल ने क्राउल करना है आपकी वेबसाइट को, तो क्या वो कोर्सेज वाले पेज को क्राउल करे कि आपके होम पेज को करे? नो डाउट आप चाह तो यही रहे होंगे कि होम पेज को करे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे बताना पड़ेगा कि इसमें से असल कौन सा है और कॉपी कौन सा है। सिर्फ इतना बताना है ताकि अगर वो कभी कोर्सेज को क्राउल करने लगे तो उसे मैसेज मिल जाए कि भाई ये असल नहीं है बल्कि ये कॉपी है, तो वो खुद ब खुद उसी पर चला जाएगा जो असल वाला होगा। आपको समझ में आया कैनोनिकल का पर्पस क्या है? कैनोनिकल का पर्पस ये नहीं है कि वो डुप्लीकेट चेकर है, कोई किसी और वेबसाइट की बात नहीं कर रहे हम अपनी ही वेबसाइट की बात कर रहे हैं। हम कहते हैं भाई हमारी ही वेबसाइट पे जो कंटेंट है वो रिपीट हो रहा है। तो गूगल ये कहता है कि अगर ऐसा है तो आप कैनोनिकल का टैग लगाओ वहां पर जिसे आप ये समझते हैं कि ये डुप्लीकेट कंटेंट है। डुप्लीकेट मींस आपका कंटेंट का डुप्लीकेट कंटेंट है। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि क्राउलर जब उस पेज को रीड करेगा, क्राउल करेगा रैंक करने के लिए, इंडेक्स करने के लिए, तो क्राउलर को फौरन पता लग जाएगा कि भाई यहाँ तो कैनोनिकल लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो कंटेंट है अगर वो मैच करेगा इस कैनोनिकल के साथ तो मुझे इसे नहीं कंसीडर करना, मुझे किसे कंसीडर करना है, जो एक्चुअल वाला है। साइंस समझ में आई है ये क्या है? पहले तो मैंने आपको ये समझानी है कि साइंस क्या है।
साइंस ये है कि मिसाल के तौर पर 2 पेजेस को थी, जैसे आपको नीचे से कहा जाए कि जनाब रूम नंबर 5 पर चले जाओ, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पर आओ, तो कोई बंदा आपसे कह दे रूम नंबर 6 में चले जाएं, तो आप कंफ्यूज ही होंगे ना भाई असल क्लास कहाँ पे हो रही है, क्या रूम नंबर 5 में हो रही है कि रूम नंबर 6 में हो रही है। हो सकता है कि पहले रूम नंबर 5 में आए हो और जो स्टूडेंट्स रूम नंबर 5 में आए हो ना उनको उधर से कहा हो कि भाई रूम नंबर 6 में चले जाओ, एक ही बात हो रही है ना, आ तो सारी 6 में रहे हैं, कन्फ्यूज़ करके आ रहे हैं ना, तो ज़्यादा मुनासिब नहीं कि पहले से ही बता दिया जाए कि भाई रूम नंबर 6 में चले जाएँ सारे लोग। सेम इसी तरीके से हम क्राउलर को भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम क्राउलर को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भाई ये जो कोर्सेज का पेज है यहाँ पर जो कंटेंट लिखा हुआ है जो कि कॉपी हुआ है होम पेज से, तो आपने क्या करना है, जैसे ही क्राउलर इस पर आए इस टेक्स्ट को चेक करे और ये टेक्स्ट उसको मिले होम पर भी, तो उसने ये समझना है कि होम वाला जो है वो एक्चुअल है और जो यहाँ पड़ा हुआ है वो कॉपी है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल का जो टैग है ये लगेगा कहाँ पर, उस पेज पे लगेगा जो कॉपी होगा, ऐसे ही है ना, ओरिजिनल पे तो नहीं लगेगा। ओरिजिनल के मुतालिक बताया जाएगा कि भाई उधर चले जाओ, लेकिन लगेगा कहाँ पर, जहाँ पर ये कॉपी किया होगा आपने, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि भाई ये कोर्सेज में कॉपी हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैनोनिकल कहाँ पे लगाएंगे हम, कोर्सेज के पेज के ऊपर। और याद रखें ये हमने कोई खिचड़ी भी नहीं पकानी, हाँ ऐसा नहीं है कि कोर्सेज को कहीं होम पर चले जाओ, अबाउट अस को कहीं कोर्सेज पर चले जाओ, कोर्सेज को कहीं कॉन्टैक्ट अस पर चले जाओ, ऐसे नहीं है। एक पेज के अंदर सिर्फ एक कैनोनिकल लग सकता है, यानी अगर कोर्सेज की HTML फाइल है तो उसके अंदर आप 4 कैनोनिकल नहीं लगा सकते, ओनली 1 कैनोनिकल, ठीक है। अब ये कैसे लगता है इसको देख लेते हैं। नंबर 2, दूसरी बात क्या है, ये लगता कहां पर है, कैनोनिकल हेड पोर्शन में लगेगा। टाइटल कहां पे लगा था, टाइटल कहां पे लगा था, हेड में, भाई बोले ना, आप बोलो ना, टाइटल हेड पे लगा, मेटा डिस्क्रिप्शन हेड पे लगी, फेविकॉन, यानी ये सब की सब चीजें कहां लग रही हैं, हेड पे लग रही हैं। इसी तरह जो कैनोनिकल का टैग है ये भी कहां पे लगेगा, मूड नहीं आज पढ़ने का, कभी मूड ना हो तो ना आया करें, मतलब कोई शर्त तो नहीं है यार, कभी बंदे का दिल नहीं कर रहा था, हम भी ऐसे करते थे, कभी दिल नहीं करता था तो आके चले जाते थे बाइट से, ऐसा होता है कभी बंदे का दिल नहीं करता पढ़ने का। बाकी के लोग मायूसी का शिकार नहीं होते ना, मतलब मैं आप सबको देख रहा हूँ ना, मुझे मायूसी छा जाती है ना फिर, इसलिए तो मैं छोटा लेक्चर देता हूँ, मैंने कभी पूरा 1.5 घंटा पढ़ाया आज तक कभी नहीं पढ़ाया, हमेशा कम पढ़ाता हूँ कि आप अच्छे तरीके से सीख कर जाएंगे यहाँ से जो कुछ मैं पढ़ाऊँ ना, लेकिन कम से कम उस टाइम पर आप लोगों के मोबाइल और थकावट है। चलो कोई बंदा रात को 9 बजे की क्लास पढ़ रहा हो ना तो उसे तो थकना शर्त बन जाती है उसकी, जो सुबह 8 बजे की क्लास पढ़ा हो वो भी थका हुआ लगे यार, ये तो गलत है ना, सुबह सुबह की क्लास में तो किसी को थका हुआ फील नहीं होना चाहिए। जी अब जरा ये देखिएगा ये कैनोनिकल कैसे लगेगा, अभी हमें ये समझ में आ गया कि कैनोनिकल लगना कैसे है, कहाँ पे लगना है, ये हेड के टैग में लगना है। अच्छा ये कैसे लगना है, ये देखें, ये बड़ा कॉमन सा एक टैग आया है दोबारा से, ये पहले भी हमने पढ़ा था, लिंक का टैग, किस लिए पढ़ा था पहले, अब आप देखें लिंक का टैग मुख्तलिफ काम कर रहा है ना, लिंक का टैग कैनोनिकल के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। अब ये कैसे यूज हो रहा है, हम लिख रहे हैं लिंक रिलेशन इक्वल्स टू, रिलेशन का मतलब क्या है, REL, रिलेशन इक्वल्स टू कैनोनिकल, स्पेलिंग गलत लिखेंगे तो मतलब उल्टा हो जाएगा, यानी उसे समझ में ही नहीं आएगा कि आपने कैनोनिकल लिखा हुआ है, स्पेलिंग ठीक होने चाहिए। और आगे क्या लिखा हुआ है हमने, HF, और आगे पूरा URL देख के पेज का नाम लिख दिया, ऐसे ही है, पूरा URL लिखने के बाद हमने क्या किया, पेज का नाम लिख दिया। ये कौन सा पेज है, ये वो पेज है जिसको हम कह रहे हैं ओरिजिनल है, और हम मौजूद कहाँ पर है, हम मौजूद हैं, हम उस पेज पर मौजूद हैं जिसे हम कह रहे हैं ये कॉपी है। जहां कॉपी है वहां पर सिर्फ हमने रेफरेंस देना है कि भाई ये कॉपी है, ओरिजिनल वो वाला है, बस। कहां पर ये रेफरेंस देना है, ये रेफरेंस हमने, हाँ मैंने कहा ये रेफरेंस उस जगह पे देना है जहां पर कॉपी हुई होगी। अब होगा क्या, बेसिकली हम क्राउलर को रीडायरेक्ट कर रहे हैं, क्या ख्याल है, ऐसे ही है ना, जैसे भाई किसी की दुकान होती है, हाँ वो जगह चेंज कर लेता है, तो कोई भी बंदा उसके पास आता है तो कहता है भाई अब ये चली गई है उधर 5 नंबर शॉप में चले जाओ, तो जगह चेंज हो गई ना उसकी, तो रीडायरेक्ट हो जाता है ना वो भी। आपकी क्लास 4 नंबर में थी, कोई गया, उन्होंने कहा नहीं भाई अब 7 नंबर पे हो रही है, तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया उन्होंने उस जगह से। इसी तरह ये भी टैग जो है वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है, रीडायरेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। समझ में आ गई है बात की, कैसे यूज होगा, जरा चेक करें कि ये जो हमारी प्रोफेशनल किचन की वेबसाइट है क्या इसमें कैनोनिकल है कि नहीं है। मैंने खोली हुई थी ना प्रोफेशनल किचन, बंद हो गई है, चलें दोबारा खोल लेते हैं। इसका कोडिंग में जाते हैं आगे।
चेक करें तो इसमें कैनोनिकल है कि नहीं है, ये देखें है ना, लेकिन इसमें बड़ा अजीबोगरीब सा कैनोनिकल लगा हुआ है, तो इसका कैनोनिकल पढ़ो पहले। हाँ, इसका कैनोनिकल रीड करें जरा, ये वो डुप्लीकेशन वाला कैनोनिकल नहीं है, फिर मैं आपको इसकी साइंस समझाता हूँ। ये कैनोनिकल हर वेबसाइट में होना चाहिए। देखिए आपकी वेबसाइट खुल कैसे रही थी अभी तक, जब तक आप लोकल काम कर रहे हो आपकी वेबसाइट कैसे खुलती है, इंडेक्स से। यानी आपने जब भी खोलनी होती है इंडेक्स पे डबल क्लिक करते हो, ब्राउजर में जाती है और वेबसाइट खुल जाती है। लेकिन जब आप इस वेबसाइट को अपलोड करोगे तो फिर हम कैसे खोलते हैं, आप देख रहे हैं कैसे खोल रहे हैं, मैंने कैसे वेबसाइट खोली है, क्या मैंने इंडेक्स लिखा है आगे, देखें नहीं लिखा हुआ ना, क्योंकि इंडेक्स की फाइल मैंने कहा था ना ऑटो लोड होती है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 URL बन गए कि नहीं बने, 2 URL बन गए ना इस तरह भी, मतलब एक URL है जो होस्टिंग खुद पे बनाने लगा हुआ है, और एक URL कौन सा है, इंडेक्स वाला है। तो अब हम क्या कह रहे हैं उसको, हम ये कह रहे हैं कि भाई ये इसका एक्चुअल URL है, ये वाला इसका, यानी हमारी जो वेबसाइट का नाम है ये इसका एक्चुअल URL है, और हम ये कह रहे हैं कि भाई ये वाला जो URL है ना ये इसका कैनोनिकल है। चाहे तो हम इसको यूं कर लें, ये यहाँ पर क्या होना चाहिए, index.html, हम यूं भी कर सकते हैं कि भाई index.html की बजाय किसको रीड करो, इसको रीड करो। तो यहाँ पर अब हम क्या यूज करेंगे, लिंक रिलेशन कैनोनिकल, बस ये हो गया ना। और ये कहाँ पे यूज करेंगे हम, देखें ना, यूज करने के लिए हम इस वेबसाइट देखें इस URL को खोल के तो एडिट नहीं कर सकते ना, ये तो ऑटो लोड हो रहा है ना। एक्चुअली कोडिंग किसमें, इसमें आप कोडिंग तो नहीं कर सकते, कोडिंग तो आप इंडेक्स में कर सकते हो। तो इसलिए हमने क्या किया, इंडेक्स में जाकर कोडिंग कर दी कि भाई इसको डुप्लीकेट समझना है तुम्हें, असल वाला कौन सा है, इंडेक्स वाला है, असल वाला इंडेक्स वाला। असल में दोनों एक ही पेज है ना, लोकली चला रहे थे तो इंडेक्स चला रहे थे, वेबसाइट को लाइव कर दिया तो इंडेक्स ऑटोमेटिक चलना शुरू होगी। लेकिन अब क्राउलर के पास फिर 2 पेजेस हो गए ना, एक index.html और एक वेबसाइट वाला। सो ये एक बाई डिफॉल्ट कैनोनिकल है जो हमें हर मेन वेबसाइट में लगाना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हमने इसमें लगाया है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि भाई ये जो इसका मेन्यू है, सपोज कर लेते हैं अबाउट, मैं इस अबाउट में आया, सपोज किया, मैं कहता हूं भाई यहां पर जो कंटेंट है, हमने यहां पे जो कंटेंट लिखा हुआ है वो एक्चुअली होम से आया हुआ है। जिसका मतलब क्या हुआ कि इसमें अब एक कैनोनिकल लगाएंगे, एक कैनोनिकल इस पे लगना चाहिए ना, और उसमें किसका एड्रेस होगा, index.html का, ताकि जब भी क्राउलर इस अबाउट पर आया करेगा और जो कंटेंट कॉमन होगा अबाउट में और इंडेक्स में, तो वो किधर उसको रीडायरेक्ट कर देगा, इंडेक्स की तरफ रीडायरेक्ट कर। सो जो कैनोनिकल होता है इसको हम वर्चुअल रीडायरेक्ट भी बोलते हैं। देखें वर्चुअल रीडायरेक्ट है ना ये, जैसे भी आपको मैं एग्जांपल दे रहा था, अभी मैं आपको क्या एग्जांपल दे रहा था कि अभी रूम नंबर 4 में जा रहे हैं तो रूम नंबर 5 में आ रहे हैं, तो ये वर्चुअल तो नहीं है, ये तो फिजिकल है। आप फिजिकली रूम नंबर 4 में गए और फिजिकली रूम नंबर 5 में आए। लेकिन जो इसी तरह वेबसाइट को जो विजिट करता है, आपकी जो बंदा आपकी वेबसाइट पर जाता है वो लिखता है abc.com, तो वो ABC पे ही रहा ना, और वो लिखता है abc.com/contactus.html। अब वो जब कॉन्टैक्ट पर गया तो क्राउलर ने क्या किया, उसको क्राउलर उसको फिर ABC पे ले आया, विजिटर को नहीं लाया, सिर्फ विजिटर को नहीं लाया, सिर्फ क्राउलर उधर आया बस। ये साइंस आपने समझनी है। वर्चुअल का मतलब क्या है, मतलब मैं लिखूँ ना abc.com एंटर, तो ABC की वेबसाइट खुल गई, इट्स मीन सिंपल। लेकिन अगर मैं लिखूँ abc.com और वेबसाइट खुल जाए जियो की, इसका मतलब ये हुआ कि ये फिजिकल रीडायरेक्ट है। लेकिन अगर मैं ये लिखूँ abc.com/aboutus.html लिख के जब मैं एंटर करूँ तो जो विजिटर है वो अबाउट पे ही रहे, मगर क्राउलर कहाँ चला जाए, होम पर चला जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा रीडायरेक्ट है, ये वर्चुअल रीडायरेक्ट है। यानी कि वर्चुअल रीडायरेक्ट का क्या मतलब है कि यूजर नहीं मूव करता, कौन मूव करता है, सिर्फ क्राउलर। क्यों क्राउलर मूव करा रहे हैं हम, क्योंकि क्राउलर नहीं तो हमारी वेबसाइट को रैंक कराना है, तो इसलिए हम क्राउलर को मूव कराने लगे हुए हैं। और अब हमने ये जो कैनोनिकल पढ़ा है, कैनोनिकल ऑन साइट एसईओ का फैक्टर भी है और टेक्निकल एसईओ का फैक्टर भी है। सो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए टेक्निकल चीज़ को हैंडल किया है ना हमने, ये वेबसाइट के टेक्निकल प्रॉब्लम को टारगेट किया हमने कि भाई दो URLs पर एक ही तरह का कंटेंट पड़ा हुआ था, तो ये टेक्निकल चीज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं ना हम। सो कैनोनिकल जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ टेक्निकल एसईओ।
ये टेक्निकल एसईओ का पार्ट है। लेकिन अगर मैं ये देखूँ इसको लगाया कैसे है मैंने, तो इसको लगाया तो जाकर मैंने वेबसाइट के ऊपर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो ऑन साइट एसईओ में भी आएगा। बहुत पीछे चले जाए ना, जब ये टेक्निकल एसईओ जो है, ये टेक्निकल एसईओ बहुत पुरानी टर्म नहीं है कोई। टेक्निकल एसईओ बहुत गूगल ने लेट हमें कहा कि भाई पहले हम कहते थे ऑन साइट एसईओ और ऑफ साइट एसईओ बस, फिर काफ़ी सारे उसके नए एल्गोरिदम आए तो उसने क्या किया, सब डिवाइड कर दिया कुछ चीज़ों को, और उसने कहा कि भाई ये चीज़ें जो है ना ये टेक्निकल एसईओ में आएंगी, टेक्निकल मेंटेनेंस में आएंगी। तो इसको मिसाल के तौर पर मैं को ना 2012 में जब मैं एसईओ करता था, 13 में एसईओ करता था, तो उस वक्त कैनोनिकल जो था वो ऑन साइट फैक्टर कहलाता था। अब ये क्या कहलाता है, टेक्निकल एसईओ का फैक्टर कहलाता है, मेंटेनेंस से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए ये दो टॉपिक्स हमने आज किए हैं। हमने एक तो ऑन साइट एसईओ कंप्लीट किया है, उसके बाद हमने एक टेक्निकल एसईओ का फैक्टर भी आज पढ़ा है। ठीक है, कैनोनिकल का।